यस, सुनो सर, अब ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ तो तुम ऑलरेडी बेसिक लॉ तुम पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड, 9th में था। फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं, फिर आज हम मेन कोर कंसेप्ट पे आएंगे। दिस इज कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। These are the different common forces जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे। एक एक करके सब मैं तुमको समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, पहले हम फोर्सेस सीखेंगे, लास्ट में फ्री बॉडी डायग्राम। चलो पहले हम लॉ समझ लेते हैं। पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको तुम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन unless and until an external unbalanced force is applied on it। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो पूरे लाइफ रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स से स्टॉप ना किया जाए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। इसके बाद हमने देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और उससे हमने फोर्स का एक फॉर्मूला डिराइव किया है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तुमको पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बाद हमने सीखा था थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे होती है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। एक्शन अगर इधर है तो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, फिर हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है। ये सब 9th के टॉपिक में बता रहा हूं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ अ बॉडी। तुम इक्वेशन भी याद आ रहा होगा तुमको, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सब तो तुम पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या सीखने वाले हैं? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। बोर्ड पे मैंने जितना भी लिखा है ये सब फोर्सेस है सर। फोर्स है, फोर्स तुमको बता दिया मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला वाला हम समझते हैं, फर्स्ट इज वेट। वेट के साथ मैं तुमको नॉर्मल रिएक्शन भी बताऊंगा। वेट के साथ मैं तुमको नॉर्मल रिएक्शन भी बताऊंगा। ये वाला फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है, ये क्या है वो भी बताऊंगा। और इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं वो भी समझाऊंगा। सुनो सर, मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का मास है m। टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। अब सुनो, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। क्या डिफरेंस है मास और वेट में? मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल्ड इन अ बॉडी। जैसे मैं एक बॉडी है, मेरे में कितना सामान भरा है उसी को मास बोलते हैं। मेरे में हड्डियां हैं, ब्लड है, नर्व्स है, क्या क्या मेरे अंदर जो भी भरा है उसी को क्या बोलते हैं? मास। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल्ड इन अ बॉडी। वेट इज फोर्स। यस, वेट एक फोर्स होता है, याद रखना। तो तुम्हारा मास अलग है और तुम्हारा वेट अलग है। वेट इज एक्चुअली फोर्स एंड इट इज गिवन बाय mg। वेट होता है mg। इट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि मेरा मान लो मास है 60 kg, बट मेरा वेट क्या होगा? 60 इंटू जी।
g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू तुमको मालूम होगा 9.8 होता है सर मीटर पर सेकेंड। So force is mass into acceleration, but when acceleration becomes g, it is called weight। और weight का एक डायरेक्शन होता है, ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, मास इज स्केलर बट वेट इज वेक्टर। एंड किसी भी बॉडी का वेट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड, हमेशा नीचे। मेरा वेट भी नीचे की तरफ है एंड वेट इज गिवन बाय mg। तो अगर मेरा वेट है 60, मास है 60, तो वेट होगा 60 इंटू 9.8 को 10 ले लो, वेट मेरा होगा 600 न्यूटन। वेट है मेरा 600 न्यूटन, इट इज अ फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आज के बाद किसी भी बॉडी का अगर मुझे वेट दिखाना है तो मैं उसको सीधा नीचे दिखाऊंगा। एक चीज फिट कर लो अपने दिमाग में, वेट इज फोर्स गिवन बाय mg and direction is always vertically downwards towards the center of earth। अच्छा, एक बात मैं पहले पूछ लेता हूं, अगर वेट का कंसेप्ट तुमको क्लियर है सर तो प्लीज एक यस और नो लिख दो, क्योंकि तब मैं तुमको नॉर्मल रिएक्शन समझाऊंगा। ठीक, नाइस। देखो यार, मान लो ये एक मार्कर है, इसका वेट है नीचे, मतलब एक फोर्स लग रहा है नीचे, तो इसको नीचे जाना चाहिए। मार्कर को मैंने अगर इसके ऊपर रखा है, चलो ऐसा समझते हैं, ये एक सरफेस है, इस मार्कर का कुछ तो वेट है नीचे, मतलब नीचे एक फोर्स है, तो फोर्स है तो नीचे जाना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो ये नीचे चला जाएगा, अगर डस्टर नहीं है तो ये नीचे चला जाएगा, छोड़ दूंगा तो, बट अभी छोड़ रहा हूं तो नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? मतलब ऊपर वेट के अगेंस्ट एक फोर्स आ रहा है इस सरफेस से, जिसने इसको यहां बचा के रखा है, क्योंकि सरफेस नहीं होगा तो गिर जाएगा। तो सरफेस कुछ तो फोर्स इसको दे रहा है ऊपर की तरफ। मतलब जब इस टेबल के ऊपर मैं बॉक्स रखा है, अगर टेबल नहीं होता तो बॉक्स नीचे जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स उसको नीचे ले जाएगा, वेट वाला फोर्स। लेकिन वो बॉक्स पर बचा हुआ है, दैट मीन्स टेबल से बॉक्स को कुछ अपवर्ड फोर्स मिल रहा है, उसी अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं सर नॉर्मल रिएक्शन, और उसका डायरेक्शन होता है ऊपर, और उसको हम n से लिखते हैं। n मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो अगर किसी भी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता है। अच्छा, अब इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं वो सुनो। ये जो अपवर्ड फोर्स है जो सरफेस प्रोवाइड करता है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर का मतलब ही नॉर्मल होता है। दैट मीन्स यहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री। तो सरफेस और इस फोर्स के बीच में हमेशा 90 बनता है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। एक और एग्जांपल दे रहा हूं सर मैं, फिर तुमसे पूछता हूं समझा है कि नहीं। मान लो एक स्लांट सरफेस है, ऐसा सरफेस स्लांट, और इसके ऊपर मैं ब्लॉक रखा है, और इसका कुछ एंगल हो सकता है। पहले क्या स्ट्रेट था, स्ट्रेट नहीं, अब ऐसा स्लांट है तो कुछ एंगल बन रहा है, और यहां पर मैंने कुछ ब्लॉक रखा है। अब मैं इसमें दोनों फोर्स दिखा रहा हूं, ध्यान देना सर, वेरी वेरी डेंजरस। पहले मैं वेट दिखा रहा हूं। अच्छा, इन फोर्सेस को यूजुअली ऑब्जेक्ट के सेंटर पे दिखाते हैं। वेट विच इज mg,
ये हमेशा नीचे होगा, हमेशा नीचे। सरफेस अभी टेढ़ा है, सरफेस भी ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल फोर्स देगा। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए। अगर तुमने वेट नीचे दिखाया और नॉर्मल ऊपर दिखाया, ये गलत हो जाएगा सर, बिकॉज सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 ही बनना चाहिए। तो अगर प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, परपेंडिकुलर। बट सरफेस अगर स्लांट हो गया तो नॉर्मल भी स्लांट हो जाएगा, ताकि ये 90 बना रहे। सो याद रखो, अगर कोई सरफेस स्लांट है तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाते हैं। तो दो चीजें सीखा सर हमने, दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा। एक है वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल क्या होता है, अगर बॉडी को किसी सरफेस पे रखा है तो सरफेस उसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं एन से लिखूंगा। कई बुक में इसको आर से भी लिखा है, चलेगा, एन या फिर आर। एन मतलब नॉर्मल, आर मतलब रिएक्शन, एक ही है दोनों। टेंशन के बाद, टेंशन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन कहां होता है, एक सरफेस पे। टेंशन कहां होता है सर, ये होते हैं धागों में, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मतलब धागा, स्प्रिंग के अंदर होता है। अगर कोई चीज किसी रस्सी, रोप से बंधी है तो उनमें टेंशन करके एक फोर्स आता है। समझाता हूं, देखो कैसे। टेंशन इज अ फोर्स, याद रखना, टेंशन इज अ फोर्स। मान लो एक फिक्स सपोर्ट से एक बॉल को लटका के रखा है, यहां सरफेस नहीं है सर, सरफेस नहीं है, यहां पे हवा में लटका है एक फिक्स सपोर्ट से। अब इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देखो। एक फोर्स हमेशा लगेगा वेट, which is downwards mg. Weight is always mg. g is acceleration due to gravity. अब अगर ये बॉल जो है वो स्ट्रिंग से लगा हुआ है और बॉल का वेट है नीचे, मतलब एक फोर्स दिख रहा है नीचे, तो ये बॉल को तो नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे जा नहीं रहा है, वो रस्सी से लटका है। दैट मीन्स ये बॉल है, इसको जाना चाहिए नीचे क्योंकि नेट फोर्स है नीचे, लेकिन जा नहीं रहा है, मतलब इस नीचे वाले फोर्स को किसी अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस करके रखा है। सुनो सर, हाँ एक चीज मैं बता दूं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स ये सब मालूम होना चाहिए सर। मान लो एक बॉडी है, उस पर 10 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, दिस बॉडी शुड गो डाउनवर्ड, क्योंकि इस पे एक फोर्स है। अगर 10 न्यूटन ऊपर है तो ये बॉडी हमेशा ऐसी रहेगी। क्यों? जितना फोर्स नीचे उतना ऊपर है तो मूव नहीं करेगी, नेट फोर्स इज 0। इनको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। सो अगर ये बॉडी यहां पर लटकी हुई है, वेट तो नीचे है बट नीचे जा नहीं रहा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई तो फोर्स है। उस अपवर्ड फोर्स को जो स्ट्रिंग के अंदर है, रोप के अंदर है, उसी फोर्स को बोलते हैं सर टेंशन, और उसको मैं टी से लिखूंगा। तो एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी रोप के अंदर टेंशन हमेशा बॉडी के ऑपोजिट होता है, ये याद रखो। बॉडी जिस डायरेक्शन में लटकी हुई है उसके ऑपोजिट होता है टेंशन। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होता है, ऑपोजिट टू द बॉडी। एक और बताता हूं, फिर पूछता हूं।
है, पुली। पुली समझते हो? गांव में हम लोग कुएं से पानी निकालने के लिए ना ऊपर एक व्हील रहता है, व्हील के थ्रू अपन पानी निकालते हो, व्हील घूमता है, उसको पुली बोलते हैं। यस, पुली। कुएं से पानी निकालते समय जो व्हील घूमता है उसको पुली बोलते हैं। मान लो एक पुली के एक एंड पर एक मास मैंने सस्पेंड किया है, एक मास लटक रहा है M1, दूसरे तरफ मास लटक रहा है M2। इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब इस केस में दोनों मास पर वेट भी दिखाऊंगा और टेंशन भी दिखाऊंगा। ध्यान दो कैसे। पहले मास का वेट होगा नीचे, मास इंटू जी। दूसरे का वेट होगा नीचे, मास इंटू जी, M2 इंटू जी। सुनो सर, टेंशन कहां आएगा? इस तरफ मास है, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन आएगा। इस तरफ मास लटका है, इस बाजू भी टेंशन आएगा। कहां है डायरेक्शन? देखो, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड। क्यों? बॉडी नीचे है, बॉडी के अगेंस्ट होता है हमेशा टेंशन। और इस वाले में टेंशन का डायरेक्शन इधर है। बॉडी नीचे है, टेंशन हमेशा बॉडी के ऑपोजिट रहती है। अब बच्चा लोग, मैं फाइनली तुमसे पूछता हूं, अगर तुमको टेंशन फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है और उसका डायरेक्शन तुमको 100% समझ में आता है, प्लीज एक फाइनल यस और नो लिख दो, फिर मैं नेक्स्ट फोर्स समझाता हूं। अब हम आते हैं, वेट हो गया, रिएक्शन हो गया, टेंशन। एक और तरह का फोर्स है जो तुम्हारे किताब में बताया है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के बारे में तुम जानते ही हो। अगर किसी सरफेस पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी के अगेंस्ट एक फोर्स होता है। जैसे कि एग्जांपल, एक ग्राउंड है, रोड है, उसके ऊपर बॉल आ रहा है, बॉल ऐसे रोल कर रहा है, कुछ देर बाद बॉल रुक जाती है। क्यों? बिकॉज सरफेस से बॉल को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल f। तो आज के बाद जहां भी मैं स्मॉल f लिखूंगा, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन के ऑपोजिट होती है, बॉडी के मोशन के ऑपोजिट होता है हमेशा। अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स तीन तरीके के होते हैं सर, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। पहले मैं स्टैटिक और काइनेटिक समझाता हूं। मान लो ये एक सरफेस है, ये एक ब्लॉक, मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, फोर्स लगा। देखो मैं फोर्स लगाया है, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये डस्टर मूव नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मैं फोर्स बढ़ाता हूं। हाँ, एक फोर्स लगाने के बाद ये मूव करना चालू होगा, बट अभी फोर्स तो है बट मूव नहीं कर रहा है। समझो, जब मैंने फोर्स लगाया नहीं था तो बॉडी और सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कब काम करने लगता है? जब मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूं। मान लो मैं फोर्स लगाना स्टार्ट किया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करना चालू किया, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, फ्रिक्शन काम करने लगता है। मैं धक्का दे रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन से भी धक्का आ रहा है। अब सुनो, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले सच दैट बॉडी इज नॉट मूविंग, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, काइनेटिक का मतलब मोशन। सो क्या है, जैसे मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन काम करना चालू कर दिया, फ्रिक्शन है बट बॉडी मूव नहीं कर रही है, फ्रिक्शन है। ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक। और जब मैंने फोर्स बढ़ा दिया और जब बॉडी मूव करने लगी, अभी भी फ्रिक्शन है, बट इस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो
जब सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन है, व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग इट इज कॉल्ड स्टैटिक, और वो फ्रिक्शन जब बॉडी मूव कर रहा है तब जो फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सुनो, मैं इसका फॉर्मूला तुमको बताता हूं। मान लो एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, इधर से फोर्स लग रहा है, वहां से कोई धक्का दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस बॉडी पे और दो फोर्स है, एक फोर्स हमेशा नीचे mg सरफेस पे रखा है, एक फोर्स आएगा ऊपर n। फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन ने काम करना चालू कर दिया है, बट अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको मैं बोलूंगा Fs। Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट this frictional force Fs is directly proportional to n, normal reaction। frictional force is directly proportional to normal reaction। अब सुनो, मैं तुमको फॉर्मूला बता रहा हूं सर। frictional force is directly proportional to normal reaction of a body। Fs इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो आगे एक कांस्टेंट आता है। हियर द कांस्टेंट इज म्यू एस। म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक फैक्टर होता है, कांस्टेंट होता है जो सरफेस पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू तुमको दी रही। सो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस, Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू n। एक बार और बता रहा हूं, सुनो। मान लो एक बॉडी है, एक फोर्स mg, एक फोर्स n, इधर से लग रहा है फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में है फ्रिक्शनल फोर्स। बट अब इतना फोर्स है, नाउ इन दिस केस द बॉडी इज मूविंग है और फ्रिक्शन तो रहेगा ही। जब बॉडी मूव करने लगे और जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला सीखो। फ्रिक्शनल फोर्स F K मैं लिखूंगा, K मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा भी फ्रिक्शनल फोर्स हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाऊंगा तो यहां आएगा म्यू के एंड म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो मैं एक जनरल इक्वेशन तुमको बता रहा हूं। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू n। F equal to mu into n। Frictional force is coefficient of friction into normal reaction। अगर स्टैटिक है, Fs है तो mu s आएगा, Fk है तो mu k आएगा। जनरल रिएक्शन मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू n। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू n। इसको याद करो, मैं इसको यूज करूंगा। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू n। अब हम समझते हैं व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से ही समझ में आता है,
जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल हो और तब जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब अब ऑब्जेक्ट यही है, सरफेस यही है, अब ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसा देखो, ये सरफेस है, ये बॉडी जब इस पे ऐसे घूम रही है उस समय बॉडी और सरफेस पे जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक का, जैसे कि मान लो मैं है, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है बट मैं मूव नहीं कर रहा, बट जो फ्रिक्शन काम कर रहा है स्टैटिक, फोर्स लग रहा है और मैं मूव कर रहा हूं, तब जब फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक। जब मैं रोल करूंगा तब मेरे और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब यहां पर मैं तुमको एक बात बता दूं, फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी एंड एक बॉडी और एक सरफेस के लिए एफएस सबसे ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उससे कम काइनेटिक और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सो मान लो बॉडी और ये सरफेस है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक, उससे कम होगा काइनेटिक के समय, और सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब बॉडी रोल करती है। तो ये कहीं एक लिख के रखो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बड़ा होता है, उससे कम काइनेटिक, उससे कम रोलिंग। अच्छा, अब सुनो सर, ये लास्ट चीज भी बता दूं मैं, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो किसी सिस्टम में दो तीन बहुत सारी अलग अलग बॉडी है, दो तीन ब्लॉक्स हैं, अगर मैं हर एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को, हर एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को इंडिपेंडेंटली अलग अलग डायग्राम से दिखाऊं, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। वापस सुनो, अगर एक सिस्टम में मल्टीपल बॉडीज हैं, हर एक बॉडी को सेपरेट करके उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को जिस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये केस में यहां तो एक ही बॉडी है, दो तीन भी हो सकता है, मैं बताता हूं। इस बॉडी पर अभी 4 फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल, वेट, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जब मैं सारे फोर्सेस को एक डायग्राम में दिखाता हूं, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यही है फ्री बॉडी डायग्राम, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाते हैं। मैं क्या करता हूं सर, बॉडी ले लिया, सारे फोर्सेस को मैं सेंटर पे दिखाऊंगा। वेट इज mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स राइट में है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में है। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को जब हम दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। एक और एग्जांपल, एक और बताऊंगा तो तुमको समझ आएगा। अभी वो पुली वाला एग्जांपल लिया था, यहां पर 2 बॉडीज हैं, दोनों को मैं अलग अलग करता हूं। पहले फर्स्ट बॉडी देखो, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स है नीचे, वेट m1g, और ऊपर के तरफ रोप में क्या था, टेंशन। इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, m1g नीचे, टेंशन ऊपर। सिमिलरली इस बॉडी को
पे लगने वाले सारे फोर्स, एक है M2G नीचे और एक कहां था, ऊपर था ना स्ट्रिंग। दोनों बॉडी अलग अलग करके मैंने सारे फोर्सेस दिखा दिए, इसी को बोलते हैं सर फ्री बॉडी डायग्राम।